हेलो एवरीवन, लीगल बज़ now.com में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीगल बज़ ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और प्री और मेंस परीक्षा के प्रश्नों का प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से लीगल बज़ ऐप डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, जैसा कि हम आईपीसी की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, आज हमारी क्लास का 8वां दिन है और हमने सेक्शन 1 से 20 जो है 8 तक सेक्शन 9 तक हमने सभी सेक्शनों को समझ लिया था और चैप्टर 2 साधारण स्पष्टीकरण जो है उसके अंतर्गत हम कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और जो सेक्शन 6 से 52 है जनरल एक्सेप्शन है, तो उसमें आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 29A। यानी ये ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख आप अपना बैरेक्ट खोल लीजिए। हम बैरेक्ट से जो है इसकी डेफिनेशन को पहले रीड करेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे कि क्या कह रहा है ये सेक्शन। तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख यानी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, सेक्शन 29A में इसको डिफाइन किया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शब्दों का वही अर्थ होगा जो उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड न में समनुदेशित किया गया है। ये इसकी डेफिनेशन है, जैसा कि आपने बैरेक्ट में देखी है। अब हम सबसे पहले तो ये महत्वपूर्ण है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की परिभाषा कहाँ दी गई है, सेक्शन 29A। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि इसकी अधिकतर क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है। तो इसमें बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अर्थ, यानी इस शब्द का जो अर्थ होगा, इस परिभाषा में लगाया गया, इस शब्द का अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, अर्थ क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसका क्या अर्थ होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा जो है 2, दूसरा टर्म धारा 2 की उपधारा, धारा 2 की उपधारा 1 टी में जो दिया गया है, यानी सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज टी, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सबसेक्शन, और ये क्लोज, सबसेक्शन और ये सेक्शन। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज टी यानी धारा 2 की उपधारा 1 और टी में जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है उसमें जो डिफाइन किया गया है, यानी ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 उसकी सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 और टी में इसको परिभाषित किया गया है। तो वहीं से अर्थ इसका निकाला जाएगा, वही इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख माना जाएगा। ये इसमें बता दिया गया है सिंपली कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड टी में जो दिया गया है वही अर्थ यहाँ पर सेक्शन 29A में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख माना जाएगा। तो इस तरह से ये इसमें एक परिभाषा दी गई है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख क्या है। और इसको हम एक चीज़ और एडिशनल बता दें कि सेक्शन 29A जो ये प्रतिस्थापित किया गया था सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, जो अधिनियम है 2000, उसकी अनुसूची 1 धारा 91 द्वारा, यानी इस एक्ट की अनुसूची पहली की धारा सेक्शन 91 के द्वारा इसको प्रतिस्थापित किया गया था। तो ये एक छोटी सी जानकारी आप यहाँ नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सेक्शन 29A इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की डेफिनेशन है, इसमें बताई गई है। अब ऑब्जेक्टिव में एक तो सेक्शन पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की परिभाषा है या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को कहाँ पर परिभाषित किया गया है। तो उसमें जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में जो
परिभाषा दी गई है कि ऐसा वस्तु या ऐसा कोई चीज़ जिसमें किसी फिल्म को रिकॉर्ड किया जाता है, डेटा को सेंड किया जाता है, डेटा रिकॉर्ड किया जाता है, चित्रित किया जाता है, तो उसमें इस तरह की परिभाषा दी गई है। तो इस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है उसकी परिभाषा को पूरा लिख दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसकी परिभाषा कहाँ दी गई है। तो ऑप्शन दे दिया जाता है। पहला तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 में, आईपीसी का सेक्शन 29A में, बोथ या नन। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कि आईपीसी में दी गई है या आईटी में दी गई है। तो यहाँ पर दोनों में ही इसकी परिभाषा आएगा और उसका आंसर बोथ आएगा। यानी कि इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की परिभाषा लिख देंगे, वो पूरी जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में पूरी दी गई है और आपसे पूछा जाएगा कि इसकी परिभाषा कहाँ पर है। तो पहला ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज टी, दूसरा ऑप्शन दे देंगे आपको सेक्शन 29A आईपीसी, तीसरा दे देंगे बोथ दोनों में, और चौथा दे देंगे दोनों में से कोई, सभी में से सभी कोई भी नहीं। तो आपको लगाना है इसका आंसर बोथ, यानी दोनों में दी गई है, आईटी एक्ट में भी दी गई है और यहाँ पर भी दी गई है, तो दोनों का समान अर्थ है और समान परिभाषा मानी जाएगी। तो इस तरह इसका आंसर बोथ है, इसकी परिभाषा दोनों में दी गई है। तो इस तरह से एक छोटा सा आपको ध्यान रखने योग्य चीज़ है। तो ये हमारा सेक्शन 29A कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे सेक्शन 30। सेक्शन 30 मूल्यवान प्रतिभूति, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी, इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 30 में। बताया गया है कि मूल्यवान प्रतिभूति क्या होता है। डायरेक्ट आप खोल लीजिए, हम रीड करते हैं क्या है सेक्शन 30 वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मूल्यवान प्रतिभूति। मूल्यवान प्रतिभूति शब्द उस दस्तावेज का द्योतक है जो ऐसे दस्तावेज है या होना तात्पर्य है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित, निर्वापित किया जाए, छोड़ा जाए, या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या अभिस्वीकार करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है या अमुख है, विधिक अधिकार नहीं रखता है। ये इसमें इसकी डेफिनेशन दी गई है। अब हम इसको समझते हैं क्या चीज़ है ये मूल्यवान प्रतिभूति क्या है, इस परिभाषा से क्या टर्म्स निकलते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि सेक्शन 30 में वैल्यूएबल सिक्योरिटी यानी मूल्यवान प्रतिभूति की परिभाषा दी गई है। अब मूल्यवान प्रतिभूति शब्द, ये जो वर्ड है, ये एक डॉक्यूमेंट, दस्तावेज को दर्शाता है। दस्तावेज शब्द का क्या है, द्योतक है, दर्शाने वाला है। यानी ये मूल्यवान प्रतिभूति क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। और कैसा डॉक्यूमेंट है, ऐसा दस्तावेज है या होना तात्पर्य है, ऐसा दस्तावेज है या होना तात्पर्य है, या तो डॉक्यूमेंट है या उसकी जैसा होना तात्पर्य है, यानी डॉक्यूमेंट है या डॉक्यूमेंट की जैसा है, ये बताया गया है। तो ये दो टर्म हो गए, एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट शब्द को दर्शाता है, और ऐसा दस्तावेज है या होना तात्पर्य है, यानी डॉक्यूमेंट है या उसके जैसा कुछ है। तो ये दो टर्म है। जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित, अब इसके द्वारा, जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार, अब यहाँ एक टर्म है विधिक अधिकार यानी लीगल राइट, सृजित। अब जो इंपॉर्टेंट आ रहा है पहला,
सृजित, ध्यान से देखें, विस्तृत, ब्रैकेट में भी इन शब्दों को अंडरलाइन कर लें। अंतरित, निर्बंधित, निर्वापित, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। छोड़ा जाए, छोड़ा जाए, या जिस दस्तावेज के द्वारा कोई व्यक्ति यह अभिस्वीकार करता है, दस्तावेज के द्वारा अभिस्वीकार करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है। विधिक दायित्व, इसको भी अंडरलाइन करें, विधिक दायित्व, लीगल लायबिलिटी के अधीन है। या अमुक अधिकार, यहाँ एक और है, अमुक अधिकार नहीं रखता। अब यहाँ हो गया ये, तो इसकी डेफिनेशन में जो टर्म्स हैं उनको हमने खोल दिया है। अब यहाँ बताया गया है कि पहला तो मूल्यवान जो प्रतिभूति है वो एक डॉक्यूमेंट है और ऐसा दस्तावेज है या उसकी तरह दिखता है जिसके द्वारा लीगल राइट, विधिक अधिकार, उसको सृजित किया जाता है। पहला वर्ड सृजित किया जाता है, इसको इंग्लिश में टर्म बोलेंगे क्रिएटेड। लीगल राइट क्रिएट किया जाता है। अब क्रिएट कैसे होगा कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, उन्होंने मकान का खरीदने का, इस व्यक्ति ने सौदा किया मकान खरीदने का, तो इस व्यक्ति ने जिसने मकान खरीदा है, जिस व्यक्ति ने मकान बेचा है, तो दोनों के बीच में जो है संविदा हुई और जो है सेल डीड वगैरह ये बनाए गए। तो वो जो सेल डीड है उसके द्वारा इस व्यक्ति का अधिकार उस मकान पर सृजित हुआ, क्रिएट हुआ। यानी पहले नहीं था, लेकिन उस सेल डीड बनाने से, कागज़ बनाने से, तो रजिस्ट्री होने से, तो इस व्यक्ति का विधिक अधिकार अब सृजित हो रहा है इस मकान पर। तो ये बता रहा है कि ऐसा डॉक्यूमेंट हो गया, वो जो बीच में जो डॉक्यूमेंट बने उसके द्वारा इस व्यक्ति का विधिक अधिकार उस मकान पर सृजित हो रहा है, क्रिएटेड हो रहा है। तो ये सृजित का अर्थ है वही मूल्यवान प्रतिभूति है। ये हो गया सृजित का अर्थ। उसी तरह दूसरा वर्ड है विस्तृत। दूसरा वर्ड क्या है? विस्तृत, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सटेंडेड, यानी एक्सटेंड हो रहा है। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, यह व्यक्ति किराएदार है और उसने 2 साल के लिए मकान इससे किराए पर लिया और रेंट जो एग्रीमेंट है, रेंट डीड है, वो उनमें बनवाई गई कि हाँ 2 साल के लिए पहले लिया था। अब 2 साल पूरे हो गए, उसके बाद वह व्यक्ति उस रेंट डीड को या रेंट एग्रीमेंट को एक्सटेंड करना चाहता है कि मैं 2 साल और यहीं पर रहना चाहता हूँ। तो उस जो डॉक्यूमेंट था, जो रेंट एग्रीमेंट डीड थी, वो क्या था? मूल्यवान प्रतिभूति। तो उसके द्वारा ही विधिक अधिकार को विस्तृत कर दिया गया, जब इसको 2 साल और बढ़ा दिया गया, यानी उसके माध्यम से 2 साल उसके विधिक जो अधिकार है उसको और बढ़ा दिया गया कि वो किराए से अब वहाँ रह सकता है। तो ये विस्तृत हो गया। तो वह जो बीच में विस्तृत करने वाला जो दस्तावेज है उसके विधिक अधिकार को विस्तृत कर रहा है कि वो अब 2 साल और रह सकता है, उसकी रेंट डीड को 2 साल और एक्सटेंड कर दिया गया है, तो वही मूल्यवान प्रतिभूति है। तो ये विस्तृत कर रहा है, यानी विस्तृत करने वाला दस्तावेज मूल्यवान प्रतिभूति है। अब आता है अंतरित, ट्रांसफर।
बैरेक्ट में आपका तीसरा वर्ड अंतरित, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रांसफर्ड। यानी ट्रांसफर, अब जैसे वह व्यक्ति जो मकान में किराए से रह रहा है, जिसके मकान में, ये स्वामी है, ये किराएदार है, ये तो क्या है, किराएदार, और ये स्वामी। तो यह व्यक्ति किराए से रह रहा है, तो ये किराया स्वामी को दे रहा है अभी तो फिलहाल। लेकिन ये स्वामी कह रहा है कि मैं तो अभी कहीं काम से बिजी रहता हूँ, तो किराया लेने का जो अधिकार है मैं एक थर्ड पर्सन, अन्य व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, यानी उसको विधिक अधिकार दे रहा हूँ कि वह अब मेरी जगह जो है उस मेरे मकान का किराया लेगा। तो अब यहाँ पर स्वामी ने अपना जो विधिक अधिकार है उसको ट्रांसफ़र कर दिया है, अंतरित कर दिया है। तो जिस डॉक्यूमेंट के द्वारा उसने लीगल जो डॉक्यूमेंट लिखवाया कि अब मेरे द्वारा मेरी जगह किराया ये तू लेता रहना और इकट्ठा जमा कराता रहना, तो उसने अपना जो लीगल राइट था, उस स्वामी ने, उस मकान के मालिक ने अपना लीगल राइट जो है किराया लेने का, वह किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दिया। जो जो डॉक्यूमेंट उनके बीच में बना वह अंतरित करने वाला बना, तो वह दस्तावेज क्या है, मूल्यवान प्रतिभूति है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। तो ये एक समझने योग्य चीज़ है, अंतरित करने वाला दस्तावेज मूल्यवान प्रतिभूति है। तो इस तरह से ये हमारा तीसरा टर्म भी कंप्लीट। अब चौथा टर्म आ रहा है। चौथा टर्म आप देखेंगे निर्बंधित। निर्बंधित को इंग्लिश में हम बोलें तो रेस्ट्रिक्टेड, यानी रिस्ट्रिक्शन लगा देना। अब क्या रिस्ट्रिक्शन लगा देना, जैसे एक व्यक्ति है जो तालाब में मछली पकड़ने जाता है, मछुआरा है जो मछली पकड़ने जाता है डेली, और वो जाता है, कभी भी जा सकता है, यानी अभी तो फ़िलहाल कभी भी जा सकता है। लेकिन वहाँ के प्रशासन ने जो है अब एक प्रतिबंध लगाया है कि अब तालाब में मछली केवल आप 6 बजे से सुबह शाम के 6 बजे तक ही पकड़ पाओगे, इसके बाद नहीं। तो एक निर्बंधन के द्वारा उसके प्रशासन, वहाँ के प्रशासन ने या सरकार ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया, दस्तावेज जारी किया, एक सूचना जारी की कि तालाब से अब मछली 6 बजे से 6 बजे तक ही व्यक्ति पकड़ पाएंगे। तो एक निर्बंध लगा दिया है उस डॉक्यूमेंट के द्वारा, जिसके द्वारा वह विधिक अधिकार जो है अब दे दिया गया है कि आप 6 से 6 ही मछली पकड़ेंगे। अब उनका, आपका विधिक अधिकार है 6 से 6, उसके बाद करते हैं तो आप अनलीगली रूप से कार्य कर रहे हैं, आपका विधिक अधिकार नहीं है। तो वो डॉक्यूमेंट जो जारी हुआ, जो दस्तावेज या अधिसूचना जो डॉक्यूमेंट के रूप में जारी हुई वहाँ के प्रशासन या सरकार द्वारा, वही दस्तावेज मूल्यवान सिक्योरिटी है, यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, और उस व्यक्ति के पास भी वो सूचना वैल्यूएबल सिक्योरिटी है कि उसको दिखाकर वह जा सकता है 6 से 6, उसे वहाँ उसका विधिक अधिकार वहाँ पर बन रहा है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो वो उसके लिए वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, मूल्यवान प्रतिभूति है, यानी उसने प्रतिभूति दे दी है। तो इस तरह से ये चौथा टर्म यहाँ क्लियर होता है इस बात से। अब हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं इसी डेफिनेशन में, निर्वापित। बैरेक्ट में देखिए निर्वापित, इसका जो इंग्लिश वर्ड है एक्सटिंग्विश्ड, इसका मतलब है समापन, यानी किसी चीज़ का समापन कर देना, उसको समाप्त कर देना, मतलब बैन लगा देना।
जैसे मान लीजिए वहीं पर जो मछली पकड़ने का जो अधिकार था 6 से 6 था, अब उसको भी ख़त्म कर दिया सरकार ने कि अब आप 3 महीने तक मछली नहीं पकड़ सकते। तो वो जो अधिसूचना जारी करी, जो डॉक्यूमेंट जारी करा समापन के लिए, वही जो है मूल्यवान प्रतिभूति है। ये यहाँ पर इस वर्ड में डिफाइन किया गया है कि किसी चीज़ को समाप्त करके विधिक अधिकारों को भी समाप्त कर देना। यानी जो व्यक्ति का अधिकार था कि वो मछली पकड़े 6 बजे से शाम के 6 बजे तक, तो एक जो है डॉक्यूमेंट जारी किया, अधिसूचना सरकार ने जारी की, प्रशासन ने जारी की कि अब मछली पकड़ना प्रतिबंधित है, निर्वापित है, आप 6 से 6 अब मछली नहीं पकड़ सकते 2 माह के लिए। तो वो विधिक अधिकार अब उसको हटा दिया गया है। तो विधिक अधिकार को निर्वापित करने वाला जो दस्तावेज होगा, डॉक्यूमेंट होगा या कोई भी कागज होगा, वह वैल्यूएबल सिक्योरिटी में आता है। तो ये सेक्शन 30 का ये टर्म था। इसी तरह छोड़ा जाए, अब यहाँ तो समाप्त कर दिया जाए, छोड़ा जाए। तालाब से मछली पकड़ने पर प्रतिबंध था, वापस से प्रशासन ने वहाँ पर प्रतिबंध हटा दिया, एक डॉक्यूमेंट जारी करके, कोई दस्तावेज लेटर जारी करके। तो वही जो अधिकार है वापस से आ गया और वही मूल्यवान प्रतिभूति है। तो यहाँ पर हटा देना या लगा देना, प्रतिबंध लगा दिया, छोड़ा जाए, छोड़ दिया। यह दस्तावेज के द्वारा अभिस्वीकार करता है, या कोई व्यक्ति है जिसके पास ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके द्वारा वो स्वीकार करता है कि वह लीगल दायित्व यानी विधिक दायित्व के अधीन है, क्या मैं ये कार्य कर सकता हूँ। यानी कोई अधिकारी है, उसको ऑफिस में भेजा गया किसी डॉक्यूमेंट के आदेश के द्वारा, सरकार के आदेश के द्वारा कि आप जाकर वहाँ पर कार्य करिए, तो आपको वहाँ कोई नहीं रोक सकता क्योंकि आप विधिक दायित्व के अधीन हैं, तो आप वहाँ कार्य कर सकते हैं। तो वो इस तरह का डॉक्यूमेंट जो विधिक दायित्व अधिरोपित कर रहा है किसी व्यक्ति पर कोई कार्य करने के लिए, तो वह उस तरह का जो डॉक्यूमेंट होगा, कोई भी दस्तावेज होगा, लेटर होगा, वह मूल्यवान प्रतिभूति है, उस व्यक्ति के लिए मूल्यवान प्रतिभूति है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, उसको वहाँ कार्य करने से अब कोई नहीं रोक सकता। तो ये एक महत्वपूर्ण रोल जो है अपना बताती है वैल्यूएबल सिक्योरिटी सेक्शन 30 में, कि क्या वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, क्या नहीं। या उसी तरह से अमुक अधिकार नहीं रखता कि कोई व्यक्ति था, वो कार्य कर रहा था किसी ऑफिस में, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उसके अधिकारों को छीन लिया है, उससे ये पावर ले ली है, तो वो अब आदेश जारी करके उससे अमुक जो अधिकार है वो छीन लिए हैं। तो वो जो आदेश दिया गया है, वो दस्तावेज जो आया है, वही मूल्यवान प्रतिभूति है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। तो ये इस तरह से ये डेफिनेशन है सेक्शन 30 में कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है। इसमें महत्वपूर्ण टर्म थे जिनमें हमने एक एक चीज़ों को देखा है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल है जो आप लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट में कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए, जब अगर इसका डिटेल से आप आंसर लिखेंगे तो उनको आप अंत में लिखें कि मूल्यवान प्रतिभूति के कुछ उदाहरण हैं। जैसे पहला उदाहरण आप लिख सकते हैं, जैसे एग्ज़ाम आपका परीक्षा का एडमिशन कार्ड, परीक्षा का प्रवेश पत्र, यह आपको विधिक अधिकार देता है कि आप परीक्षा में शामिल हों। उसी तरह से पासपोर्ट है, यह आपके विधिक अधिकार को देता है। ड्राइविंग लाइसेंस से आपको गाड़ी चलाने का विधिक अधिकार सर्जित करता है। इसी तरह से किरायानामा है, रेंट एग्रीमेंट। इसी तरह से वचन पत्र है, पट्टा विलेख है। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मूल्यवान प्रतिभूति के, जिसको आप लिख सकते हैं। अब ये तो हो गया क्या वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। अब कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं क्या मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है।
आप इसको वीडियो को पास करके लिख सकते हैं। परीक्षा का प्रवेश पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, किरायानामा, वचन पत्र, पट्टा विलेख, ये सब क्या है? वैल्यूएबल सिक्योरिटी हैं, मूल्यवान प्रतिभूति हैं। ये तो थे वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब क्या वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं है, इसके भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें एक तो पहला केस लो लिख लीजिए आप, गोविंद, नोट करें, गोविंद प्रकाश वर्सेस स्टेट 1962, स्टेट 1962, कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट। इस केस में डिसाइड किया गया था कि मूल्यवान प्रतिभूति की प्रतिलिपि, क्या डिसाइड किया गया था? जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, मूल्यवान प्रतिभूति की प्रतिलिपि यानी इसकी फोटोकॉपी। मान लीजिए रेंट डीड है, 2 साल की एक्सटेंड करने के लिए बनाई गई, तो उसकी फोटोकॉपी जो होगी वह मूल्यवान प्रतिभूति नहीं मानी जाएगी, यानी मूल्यवान प्रतिभूति नहीं मानी जाएगी, ओरिजिनल ही होगी, प्रतिभूति नहीं मानी जाएगी। तो इस तरह से बोल दिया गया है कि जो मूल्यवान प्रतिभूति है उसकी जो प्रतिलिपि यानी फोटोकॉपी होती है वह वैल्यूएबल सिक्योरिटी की कैटेगरी में नहीं आती है, वह नहीं मानी जाती है। उससे कोई विधिक अधिकार और दायित्व उत्पन्न नहीं होता है, सर्जित नहीं होता है, निर्बंधित नहीं होता है, निर्वापित नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। तो ये एक गोविंद प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ 1962 कलकत्ता हाईकोर्ट में सिचुएशन को क्लियर किया गया। उसी तरह से कुछ और केस लो है, बीमाकृत पार्सल, यानी जो बीमाकृत पार्सल होते हैं वह वैल्यूएबल सिक्योरिटी, उनकी जो डाक रसीद होती है, जो रसीद दी जाती है कि भैया ये वहाँ पर पहुँच जाएगा, उसकी रसीद दे दी गई है। तो इस केस होता है ये साधुलाल AIR का। इसमें माना गया था साधुलाल AIR, बहुत पुराना केस है, 1970। इसमें ये जो है वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं है, ये डिसाइड किया गया था। उसी तरह से भुगतान करने के लिए, यानी किसी चीज़ का भुगतान करना किया गया है, भुगतान के लिए जो बिल प्राप्त होता है, जैसे बिजली का बिल जो प्राप्त हुआ, वह भी मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है, ये डिसाइड किया गया था HK साहू में, AIR 1936 कलकत्ता हाई कोर्ट। तो इस तरह से ये कुछ स्थितियां हैं जिनमें जो डॉक्यूमेंट होगा वो मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है। जैसे मूल्यवान प्रतिभूति की प्रतिलिपि, फोटोकॉपी, बीमाकृत पार्सल जो के द्वारा जो हम बीमा कराने या कोई डाक के द्वारा या पार्सल कराने जाते हैं डाकघर में, कोरियर कराने, तो उसकी जो रसीद मिलती है वो मूल्यवान प्रतिभूति की कैटेगरी में नहीं आती है। ऐसे ही भुगतान करने के लिए बिल, नल का बिल, लाइट का बिल की जो रसीद दी जाती है भुगतान करने के पश्चात, वो मूल्यवान प्रतिभूति की कैटेगरी में नहीं है, HK साहू AIR 1936 कलकत्ता के वाद के अंतर्गत। तो इस तरह से कुछ सिचुएशन क्लियर की गई है सेक्शन 30 के अंतर्गत, क्या वैल्यूएबल सिक्योरिटी है क्या नहीं, तो आप इसे ध्यान रखें। उसी तरह से एक जो पट्टा होता है मकान का, उसकी अगर फोटोकॉपी लाई जाए तो वो मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है। तो इस तरह से कई एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो ये हमारा सेक्शन 30 जो है अच्छे से कंप्लीट हुआ और हमने सीखा। अब हम एक सेक्शन और ले लेते हैं, छोटा सा सेक्शन है लेकिन इम्पोर्टेंट है। लीगल वाइज ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें फ्रेंड्स, और प्रतिदिन नए नए प्रश्नों का अभ्यास करें। सेक्शन 31 विल की परिभाषा, सेक्शन 30 विल, इसको डिफाइन करता है सेक्शन 31। इसको हम डायरेक्ट से पढ़ते हैं। सेक्शन 31 खोल लीजिए आप डायरेक्ट में। 30 में जो हमने इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ ही लिया था, दृष्टांत आप पढ़ सकते हैं।
बाकी जो भी इम्पोर्टेंट है वो हम वही पढ़ाते हैं। विल शब्द किसी वसीयती दस्तावेज का द्योतक है। द वर्ड विल डिनोट एनी टेस्टमेंटरी डॉक्यूमेंट। ये इसकी एक लाइन है जो बताई गई है। अब विल शब्द की पहला है, विल शब्द क्या है? ये भी एक डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, इसका एक द्योतक है, उसको दर्शाता है। जैसे मूल्यवान प्रतिभूति भी एक डॉक्यूमेंट था, तो विल भी एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन इसका कार्य अब अलग हो गया है। ऐसा कोई दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा अपनी संपत्ति, यानी कोई व्यक्ति है वह अपनी प्रॉपर्टी को, संपत्ति को क्या करता है? एक व्यक्ति के द्वारा अपनी संपत्ति के संबंध में अपनी इच्छा को अभिव्यक्त किया जाता है। यानी विल एक इस प्रकार का डॉक्यूमेंट है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छा को अभिव्यक्त करता है, अपनी संपत्ति के बारे में जो इच्छा है कि उस संपत्ति का वो आगे क्या करना चाहता है, तो उस इच्छा को उस डॉक्यूमेंट के माध्यम से दर्शित करता है, अभिव्यक्त करता है। समझे? अपनी इच्छा को अभिव्यक्त करता है जो उसकी मृत्यु के बाद प्रभावी होनी है। यह इंपॉर्टेंट है। विल कब प्रभावी होनी है? उसकी मृत्यु के बाद प्रभावी होनी है। क्या प्रभावी होनी है? इच्छा। यानी एक व्यक्ति है जो अपनी संपत्ति यानी अपनी प्रॉपर्टी जो भी उसके पास है उसके संबंध में अपनी एक विल, इच्छा प्रकट करता है, अभिव्यक्त करता है। उस जो इच्छा उसकी डेथ के बाद प्रभावी होगी, यानी अभी नहीं। विल की जो उसकी इच्छा है वो कब एक्टिव होगी? उसकी डेथ के बाद। तो उस इच्छा को वो प्रकट कर रहा है इस दस्तावेज के द्वारा। विल नाम का जो दस्तावेज है, विल क्या है? एक डॉक्यूमेंट, उसके माध्यम से वो अपनी इच्छा को प्रकट कर देता है पहले ही कि मेरी प्रॉपर्टी, मान लीजिए इसके पास कोई प्रॉपर्टी है, तो अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो वह किसके नाम होगी, किसके पास जाएगी, किसके पास रहेगी। तो वो एक इच्छा है जिसको उसने प्रकट कर दिया है विल दस्तावेज, यानी विल के माध्यम से, इस दस्तावेज के माध्यम से। वही दस्तावेज यानी जिस भी दस्तावेज के माध्यम से उसने अपनी इच्छा को प्रकट किया वही डॉक्यूमेंट जो है विल है। सेक्शन 31। तो इस तरह से ये एक सिंपल सा सेक्शन है जिसमें इच्छा को प्रकट करना बताया गया है किसी व्यक्ति की संपत्ति के संबंध में जो उसकी मृत्यु के बाद प्रभावी होनी है, और वही जो इच्छा है वो डॉक्यूमेंट के माध्यम से वो प्रकट करता है, और वही डॉक्यूमेंट विल कहलाता है। सेक्शन 31। तो सिंपल सा आपको ये याद रखना है और ये क्लियरिफाई हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आज हमने काफ़ी कुछ अच्छा नया सीखा है और आईपीसी में हम इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास हम सेक्शन 32 में, जो सेक्शन 32 है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। लीगल बज़ ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, वहाँ आप अनलिमिटेड प्रश्नों का प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं जो प्री और मेंस परीक्षा दोनों के होते हैं। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से लीगल बज़ ऐप डाउनलोड करें। यह हमारी वेबसाइट है www.legalbuzznow.com, वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।